हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारी पाठ योजना पृथ्वी के स्थल रूप। सबसे पहले हम कुछ जनरल एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण पृथ्वी के स्थल रूप, कक्षा 8th, दिनांक यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकता है। छात्रों की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं पृथ्वी के स्थल रूप के विषय का चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्रियां होती हैं जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे संकेतक, चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है पृथ्वी के स्थल रूप, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण हम इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारी पाठ्य योजना और भी ज़्यादा रुचिकर हो सके और बच्चे हमारी पाठ्य योजना में और भी ज़्यादा रुचि ले पाएं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सौरमंडल के किस ग्रह पर मनुष्य निवास करते हैं। बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी। हमारा दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की सतह कैसी होती है। बच्चे आंसर करेंगे चपटी, समतल, कुछ भाग ऊंचे व नीचे। पृथ्वी के ऊंचे व नीचे भाग को क्या कहते हैं। बच्चे आंसर करेंगे पर्वत और मैदान। हमारा अगला प्रश्न है पर्वत मैदान पृथ्वी के कैसे रूप हैं। बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे आंसर, हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर कर पाएं और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यह प्रश्न हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होना चाहिए। अब हम बच्चों को उद्देश्य कथन बताते हैं। छात्राओं, आज हम पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पृथ्वी के स्थल रूप। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पृथ्वी के स्थल रूप। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी की सतह की असमानता को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे स्थल रूप। पृथ्वी के कितने रूप होते हैं। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पृथ्वी के स्थल रूप के अर्थ के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, पृथ्वी की सतह सभी जगह से एक समान नहीं है। पृथ्वी के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे होते हैं। पर्वत, पठार, मैदान आदि पृथ्वी के प्रमुख 3 स्थल रूप हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कुछ पर्वतों पर बर्फ हमेशा जमी रहने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और हिमालय पर्वत। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है पर्वत किसे कहते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है पठार। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी।
विकासात्मक प्रश्न, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे इसका आंसर करेंगे 3। पठार के विषय में आप क्या जानते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, तो हम लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पठार के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। भारत का छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे कथन विधि। और हम कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखा सकते हैं जिसमें हम पठार का चित्र बनाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपने पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं? हमारा अगला शिक्षण बिंदु है मैदान। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे तिब्बत। मैदान किसे कहते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, तो हम लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं मैदान के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं जबकि कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्योंकि मैदान बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है, उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए उपयुक्त है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि। और हम कुछ इस तरह से बच्चों को एक मैदान का चित्र दिखा सकते हैं। हमने बच्चों को यहाँ पर चार्ट दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और इस चार्ट का मिनिएचर मतलब कि छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाते हैं। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, मैदान किसे कहते हैं? अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत या बहुविकल्पीय हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय तथा आल्प्स डैश पर्वत हैं। बर्फ की नदियों को डैश कहा जाता है। डैश क्षेत्र में परिवहन का निर्माण करना सरल होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपने शिक्षण बिंदुओं में बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपने पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करनी होती है, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण पृथ्वी के स्थल रूप, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन। अब हम लिखते हैं पृथ्वी के स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मैदान समतल भूमि के सबसे बड़े भाग होते हैं। कुछ मैदान समतल तथा कुछ उर्मिल होते हैं। अब हम गृह कार्य लिखते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप का विस्तार पूर्वक समझाइए। पर्वत, पठार व मैदान के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।